बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम एस्ट्रो विद आचार्य लोकेश धमीजा जी के साथ। तो आज का जो प्रोग्राम है वो बेहद ही खास होने वाला है और खास इस वजह से क्योंकि ऐसा टॉपिक आज हम लेने वाले हैं जो कह सकते हैं बहुत कॉमन है लेकिन है बहुत टिपिकल भी। इस वजह से क्योंकि शादी के बारे में आज हम बात करेंगे। लोगों को कई दिक्कतें होती हैं शादी से, शादी के बाद भी कई लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, उसको कैसे उसका सॉल्यूशन निकाला जाए। इसी के सॉल्यूशन के लिए आज हम ये खास शो लेकर आए हैं, खास एपिसोड लेकर आए हैं और हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं खुद आचार्य लोकेश धमीजा जी। बहुत बहुत स्वागत है आचार्य जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार। नमस्कार। संस्कार चैनल के सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। आज जो टॉपिक ले रहे हैं वो शादी। अब शादी क्या कहें, क्या ये 7 फेरों का बंधन है या फिर एक मामूली हम कह सकते हैं सिग्नेचर कर दिया हो गई शादी, क्या है? पहले तो आप ये समझाइए कि एक्चुअली में शादी होती क्या है। शादी क्या होती है? देखिए, शादी हमारी लाइफ का मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट होता है। जो भी बच्चा पैदा होता है, खास तौर पे लड़की पैदा होते ही एक सपना सजो लेते हैं माँ बाप की इसकी शादी करनी है, और लड़का करियर में एजुकेशन के बाद उसको भी अपना करियर बनाना है, उसके बाद शादी करनी है। तो शादी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक लड़का और लड़की दोनों अगर एक साथ रहते हैं, घूमते फिरते हैं, तो हमारा समाज उसको स्वीकृति नहीं देता है, बिल्कुल उसको गलत निगाहों से देखता है। बट इसी प्रकार अगर 2 अपोजिट सेक्स के लोग एक साथ रहते हैं और समाज उसको स्वीकृति देता है, प्रमाण कर देता है, तो उसको हम शादी बोलते हैं। यानी कि सोसाइटी अब आपको परमिशन दे रही है कि अब आप इकट्ठे रह सकते हैं, आप अपना जीवन चला सकते हैं, आगे अपना वंश बढ़ा सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। और अगर समाज स्वीकृति नहीं देगा तो शादी नहीं होगी। क्योंकि आजकल जो एक ट्रेंड है लिव इन में रहने का, तो उसको कह सकते हैं कि हम नहीं स्वीकार करता, खासतौर से भारत में तो नहीं स्वीकार करता। तो हाँ, कानून ने मान्यता तो दे दी है, लेकिन हमारा समाज उसको अभी भी स्वीकार नहीं कर रहा है। बिल्कुल। तो आपने समझा कि यहाँ पर समाज जिसे स्वीकार नहीं करता उसे हम नहीं कह सकते कि शादी है। अब हम जानते हैं हर किसी को ये उम्मीद होती है और हर किसी की चाह होती है कि अच्छा लड़का मिले या अच्छी लड़की मिले जिससे हम शादी कर सकें। जीवन साथी के बारे में तमाम सपने भी हम बुन लेते हैं। तो ऐसे में इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? जीवन साथी अच्छा सबकी इच्छा है, सब लोग चाहते हैं मेरा पति या मेरी पत्नी बहुत अच्छी हो। तो हम ज्योतिष के माध्यम से ये जजमेंट लिख सकते हैं, देख सकते हैं कि आपका आने वाला जीवन साथी कैसा होगा, उसका नेचर कैसा होगा, कैरेक्टर कैसा है, करियर कैसा है, सारी चीज़ों को जान सकते हैं। थोड़ा टेक्निकल वे में आपको बताते हैं। हमारी कुंडली में 12 हाउसेस होते हैं, जैसा लास्ट के वीडियोज़ में भी हमने आपको बताया। 7वां घर जो होता है वो पर्टिकुलर शादी के ऊपर डिपेंड करता है, हमारे स्पाउस का होता है। यानी कि 7वें घर से हमें पता लगता है कि हमारा जीवन साथी कैसा होगा, लाइफ पार्टनर कैसा होगा, आगे का जीवन कैसे हमारा व्यतीत होने वाला है। कई बार शादी होती है, प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, परिवार से संबंधित दिक्कत आ जाती हैं, कई बार बच्चा नहीं होता, कई बार अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। तो इन सारी चीज़ों के उत्तर हम लोग 7वें घर से निकाल सकते हैं। अब अच्छे ग्रह जो हमारे हैं, सौम्य ग्रह होते हैं, अगर उनका प्रभाव 7वें घर पे अच्छा पड़ रहा है तो यकीनन हमारा आगे का जीवन अच्छा चलने वाला है। और अगर हमारे बैड प्लैनेट्स या अशुभ ग्रह माने राहु, केतु, शनि और मंगल, अगर इनका प्रभाव 7वें घर पे आता है तो इसका मतलब शादी के अंदर प्रॉब्लम्स आने वाली है और दिक्कतें आने वाली है। अच्छा। तो 7वें घर को और शुक्र, क्योंकि शादी का प्लैनेट होता है, शुक्र को हम लोग बोलते हैं मैरिड लाइफ को संभालने वाला। शुक्र में सारी भौतिक क्रियाएं होती है। शुक्र भोग विलास का भी कारक होता है। अच्छा। और ज्योतिष के अंदर अगर हम विद्या को देखें, साइंस के अंदर, तो फीमेल को शुक्र बोला गया है और लड़कियों के लिए जो पति है उसको जुपिटर बोला गया, बृहस्पति बोला गया। अच्छा। तो इन दोनों की सिचुएशन देख के और शुक्र की सिचुएशन देख के और 7वें घर की सिचुएशन को देख के हम बता सकते हैं कि आपका जीवन साथी और आपका शादीशुदा जीवन कैसा जाने वाला है। तो इसी पे मैं एक और सवाल करूंगी। आपने बताया तो जब हम कुंडली मिलान करते हैं, लेकिन कई बार ऐसे दिखते हैं कि ये हमने कुंडली मिलान भी कर दिया, तो क्या ये इस चीज़ को ध्यान नहीं रखा जाता जिसके बाद ये दिक्कतें आती हैं? कुंडली मिलान एक बहुत ही जरूरी प्रक्रिया है शादी के लिए। लेकिन देखिए, आपको बताते हैं, सब लोग जानते हैं, सबको गुण मिलान आता है करना। आज बड़े सारे ऐप, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर बने हुए हैं। आप लड़के का लड़की का चार्ट निकालिए, दोनों के गुण मिलान कीजिए और पता लग जाता है। आपको थोड़ा पीछे लेके चलते हैं। पहले हमारे शास्त्रों में या हमारे जमाने की बात करते हैं। सबसे पहले क्या था, लड़की शादी करके आती थी, वो घर में ही रहती थी,
उसके दो ही कार्य हुआ करते थे, उसको घर चलाना है, उसको वंश बढ़ाने के लिए आगे बच्चा पैदा करना है। ना उसकी एजुकेशन होती थी, ना करियर होता था, ना वो करियर कॉन्शियस थी। तो यानी कि उसके पास बहुत सारे बर्डन होते थे। तो देखो ऐसी परिस्थितियों में फीमेल्स क्या करती थी, कॉम्प्रोमाइज करती थी और फैमिली को चलाने की कोशिश करती थी। तो अब क्या होगा ऐसी सिचुएशन में, डिवोर्स, शादी खराब, वो होगा ही नहीं, क्योंकि लड़की की शादी होती थी तो माँ बाप उसको बताते थे कि तेरा तो जीवन ही वही है, तूने वहीं से आना है। आज समाज चेंज हो गया, अब लड़कियां लड़कों से कम नहीं है, इनफैक्ट आगे निकल गई हैं। आज वो भी करियर कॉन्शियस हैं, चाहती है पहले अपना करियर बनाए फिर शादी करेंगे। तो देखिए गुण मिलान का जो मेथड है, जो पहले चला करता था और आज जो चलता है, दोनों में बहुत डिफरेंस आ गया। अब लोग हमारे पास आते हैं कि गुण मिलान कर दीजिए, ये लड़का कैसे रहेगा। तो खाली गुण मिलान से अगर हम जीवन साथी का चुनाव करेंगे तो ये गलत होएगा। मैं एक एग्जाम्पल के जरिए आप समझाता हूं। सपोज एक लड़का कहता है मुझे एक लड़की चाहिए अच्छी, तो हमने बोला लड़की की चेकलिस्ट बनाते हैं। ये बहुत अच्छी एजुकेटेड है, इसका बैकग्राउंड IIT का है, इसकी जॉब बहुत अच्छी है, इसके फादर बड़े अच्छे गवर्नमेंट पोस्ट से रिटायर हुए हैं, मदर इसकी स्कूल की प्रिंसिपल रही हैं, पैसा वैसा इनके पास अच्छा है, क्या शादी करोगे? वो कहते हैं हाँ ऐसी लड़की तो चाहिए, देखने में भी अच्छी है। पर एक छोटी सी समस्या है, वो क्या, इसका करैक्टर ठीक नहीं है, थोड़ा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इसके हो सकते हैं। तो क्या शादी करोगे? तो कोई भी आदमी शादी नहीं करेगा, वो लॉयल्टी फैक्टर को पहले प्राथमिकता देगा। पहले लॉयल्टी फैक्टर की बात ही नहीं हुआ करती थी, खाली गुण मिलान किया करते थे। तो राम जी और सीता जी के जब गुण मिलान किए तो दोनों के 36 गुण मिलते थे, यानी कि इसके ऊपर गुण नहीं होते। तो उनका शादी का जीवन आपको पता कैसा रहा, वियोग भी रहा और बहुत दिक्कतें आई, घर गृहस्थी की दिक्कतें, हर प्रकार की दिक्कतें आई। तो ज्यादा गुण मिलना भी प्रॉब्लम है और कम गुण मिलना भी प्रॉब्लम है। तो हमें गुण मिलान के साथ साथ ये देखना चाहिए कि आपको चाहिए क्या। किसी की इच्छा होती है कि लड़की एजुकेटेड नहीं है या लड़का एजुकेटेड नहीं है, लेकिन उसका फाइनेंशियल बैकअप अच्छा होना चाहिए, चलेगा। कोई कहता है मुझे फाइनेंस से लेना देना नहीं है, एजुकेटेड लड़की होनी चाहिए, चलेगा, यानी कि उसकी नीड है। कोई कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, उसके अफेयर होते हैं तो होते रहे, मेरे भी होते रहे। तो ये सबकी अपनी अपनी चाह है। तो आज का जो मॉडर्न टाइम है, वहां पर कुंडली मिलान हम इस तरीके से करते हैं कि आपको लड़के में या लड़की में क्या चीज चाहिए, उसके बेस पे हम आपका कुंडली मिलान करें। और मेरे ख्याल से ये सबसे सटीक प्रक्रिया जो आज के टाइम के लिए मानी जाती है। बिल्कुल, ये काफ़ी सटीक प्रक्रिया है। और अगर आप और भी कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, साथ ही क्लासेस भी दी जाती है। ये बहुत अच्छी बात है। अगर आपको बहुत इंटरेस्ट है ज्योतिष में भी, न्यूमरोलॉजी में भी, अंकों को जानने के लिए, सब चीज़ों की अगर आप ज्ञान चाहते हैं और इसकी क्लासेस चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। वेबसाइट पर जाकर, लोकेश धमीजा जी की वेबसाइट पर जाइए और वहाँ पर आप अच्छे से संपर्क कर सकते हैं। चलिए हम आगे प्रोग्राम को बढ़ाते हैं। सर, आपने बताया शादीशुदा जिंदगी में दिक्कतें आती हैं, परेशानी भी आती है कुंडली में, उसका समाधान क्या होना चाहिए, क्या उपाय किए जा सकते हैं कि जिससे हम पहले से थोड़ा सा हमें यह आभास हो जाए कि ये दिक्कतें आएंगी तो हम इसका उपाय भी कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे दर्शकों को, आजकल वो ज्योतिष भी सीख रही हैं टीवी के माध्यम से, तो उनको बताते हैं शादी के और शादी ना होने के कॉम्बिनेशन क्या होते हैं। हमारा दूसरा घर कुटुंब को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि परिवार को। और जिसकी भी शादी होती है ना, उसको खाली पति पत्नी नहीं मिलते, पूरा परिवार मिलता है। उसकी सास भी होती है, ससुर भी होता है, देवर भी होता है, जेठानी, सारे लोग होते हैं। तो दूसरा घर हमारा कुटुंब का है, सातवां घर हमारा स्पाउस का, यानी कि हमारे बेटर हाफ का है। हमारे अगर लड़का है तो उसके लिए लड़की हो गया, और लड़की है तो उसके लिए लड़का हो गया। तो दूसरा घर और सातवां घर, जब हमारी दशाओं में ये दोनों कॉम्बिनेशन आते हैं, और 11वें घर के साथ, क्योंकि 11वां घर जो होता है वो इच्छा पूर्ति का होता है, और शादी भी एक इच्छा पूर्ति है, शादी से भी गेन चाहिए, शादी से भी बेनिफिट चाहिए। तो जब 2, 7 और 11, यानी कि दूसरा घर, सातवां घर और 11वां घर, ये जब कनेक्ट होते हैं तब शादी होने के योग बनते हैं। और अगर हमारी कुंडली में ये 2, 7, 11 के योग चलते जा रहे हैं, तो इसका मतलब शादी के जीवन के अंदर परेशानियां नहीं आने वाली। अब इसकी विपरीत बात करते हैं। पहला घर का मतलब होता है लग्न, यानी कि मैं अकेला, और छठा घर जो होता है वो 7वें घर का 12वां घर होता है, जो तलाक को कहीं ना कहीं से स्टार्ट करने की प्रक्रिया देता है। और 10वां घर जो होता है वो 11वें घर का 12वां, यानी कि पहला घर, छठा घर और 10वां घर, जब ये तीनों घर कनेक्ट हो जाते हैं तब शादी में गड़बड़ शुरू हो जाती है, शादी में दिक्कतें आने लगती हैं। तो अब आपकी कुंडली के अंदर अगर पहला, छठा, 10वां ज्यादा है
तो आपकी शादी की लाइफ अच्छी नहीं चल रही होगी। और अगर आपकी कुंडली में दूसरा, 7वां और 11वां घर ज्यादा कनेक्टेड है तो शादी की लाइफ अच्छी चल रही होगी। अब पति और पत्नी का एक समय ऐसा आता है जब उनके बीच में दिक्कतें शुरू हो जाती हैं और वो ज्योतिषी के पास जाते हैं। तो बड़ा सरल है, लड़के की कुंडली में अगर 1-6-10 का पीरियड चल रहा है और लड़की की कुंडली में भी 1-6-10 का पीरियड चल रहा है, तो इसका मतलब अब सेपरेशन के योग बनते हैं, यानी कि अब शादी चलने वाली नहीं है। तो आप लोग भी जिनके यहाँ कभी जीवन में दिक्कत आई, लगता है कि हमारे को जून के महीने में 2018 में दिक्कत आई, अगर आप अपना कुंडली खोल के देखते हो तो उस समय पहला, छठा और 10वां अगर आपको कनेक्शन मिलेगा। यदि ये प्रक्रिया बहुत ज्यादा है, यानी कि 1-6-10 आपकी कुंडली में बहुत ज्यादा है, तो अब इसका उपाय करना पड़ेगा। हाँ। आचार्य जी, मेरा एक और इससे जुड़ा एक प्रश्न है कि कुंडली जो मिलान की बात आप कर रहे थे, अब हम लव अफेयर की बात करते हैं। लोग अफेयर होता है, 7-8 साल तक रिलेशन चलता है और फिर मतलब घर वालों को भी जान लेते हैं, लड़की को भी जान लेते हैं, सब कुछ रहता है, उसके बाद शादी करते हैं। एक कुंडली एक फॉर्मेलिटी के लिए होता है, लेकिन उसके बाद शादी में 1-2 साल बाद दिक्कतें आती, फिर सब कहते हैं अरे तुमने तो लव मैरिज करी थी, इतना जानते थे, उसके बावजूद फिर क्यों दिक्कत आ रही है? तो क्या इसके बाद भी उपाय किए जा सकते हैं? बड़ा अच्छा प्रश्न है। और आजकल के हिसाब से वैलेंटाइन डे के ज़माने में, आजकल वैलेंटाइन डे का ज़माना है ना, तो आपको पहले प्यार मोहब्बत की शादी के बारे में बताते हैं। हमारे जो अफेयर्स होते हैं ये 3 टाइप के होते हैं। पहला अफेयर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्लूटोनिक लव, यानी कि ऐसा प्यार जिसके अंदर कोई भी स्वार्थ नहीं है। जैसे माँ बेटे का भी हो सकता है, कृष्ण मीरा का भी था, कोई स्वार्थ नहीं है उनके बीच में, और हेल्दी रिलेशनशिप होती है जो आने वाले टाइम में वो शादी में कन्वर्ट भी की जा सकती है। दूसरा होता है अफेयर करना, यानी कि लड़का और लड़की किसी चीज को चाहते हैं, उनके अंदर अट्रैक्शन है, इन्फेक्चुएशन है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि वो अफेयर चल रहा है और अब उन्होंने अपना घूमना फिरना शुरू कर दिया है, आगे जाके वो शादी कर सकते हैं। तीसरा यही वाला अफेयर होता है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, दोनों इंटरकास्ट हैं या दोनों के परिवार एक दूसरे से नहीं मानने वाले, तो अब अगर शादी होगी तो वहां पर परेशानी होगी, लड़ाई झगड़े होंगे, और कई बार तो देखा गया है अगर परिवारों में थोड़ा सा पुराना रुआब होता है हाँ, तो बहुत दिक्कतें आ जाती हैं। तो 3 टाइप के ये हमारे अफेयर्स बनते हैं। इनको आपको एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशन बताते हैं। हमारा 5वां घर हमारी कुंडली का ये बहुत बढ़िया हाउस होता है। ये संतान का घर होता है, एजुकेशन का घर होता है, एंटरटेनमेंट का होता है, और लव और रोमांस का भी घर 5वां घर होता है। तो 5वां घर क्रिएटिविटी का भी है। तो जो लोग शादी के बाद, जिनकी शादी हो चुकी है और अगर पिक्चर देखने नहीं जाते हैं, उनके जीवन में कोई रस नहीं है, तो इसका मतलब उनका 5वां घर खराब है, वो ठीक कीजिए। और जो बच्चे हैं अभी नए नए बड़े हो रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, और जिनके प्रेम प्रसंग स्टार्ट हो गए हैं, इसका मतलब उनका 5वां घर एक्टिवेटेड। तो जब 5वें घर का संबंध, देखिए 5वें घर का संबंध अब गेन के साथ, यानी कि 5वें घर का लाभ मिलेगा, तो इसका मतलब अब अफेयर अच्छा होगा। 5वें घर का संबंध अब 8वें घर के साथ बनता है, तो 8वां घर कहीं ना कहीं सेक्स को भी इंडिकेट करता है, 8वां घर कहीं ना कहीं इंसल्टिंग को भी इंडिकेट करता है। तो 5वां घर और 8वां घर, अब इसके साथ अगर लाभ मिला तो बन गया 5वां घर, 8वां घर और 11वां घर। तो ये हमारा अफेयर हो गया, जो आजकल फिजिकल अफेयर चल रहे हैं, ये भी शादी में कन्वर्ट हो जाते हैं। 5वां घर, 8वां घर। अब 12वां घर जो होता है वो लॉस का होता है, यानी कि परेशानियों का होता है। सबसे बुरा हाउस 8वां और 12वां माने जाते हैं। 12वां घर बेसिकली व्यय स्थान बोला गया। तो अब यानी कि लव जो होगा, अफेयर जो होगा, वो स्कैंडलस होगा। स्कैंडलस का मतलब है कि अब लड़का लड़की मिल रहे हैं, अब उनके परिवार वालों को पता लग गया, तो हो सकता है उनकी पिटाई भी होगी या शादी ना भी करवाएं। तो अब किसी का अफेयर चल रहा है और उसकी कुंडली के अंदर योग आ रहे हैं 5, 8, 12 के, यानी कि 5वां घर, 8वां घर और 12वां घर। तो अब शादी परेशानियों के साथ होगी और स्कैंडल इवेंट भी इंडिकेट होएगा। अब इसको थोड़ा सा आपको देखो समझाते हैं कि शादी करनी है अरेंज मैरिज वाली, यानी कि माँ बाप लड़का लड़की देख के आए और उन्होंने पसंद किया और शादी करा दी। तो आपको क्या होना चाहिए? 2, 7, 11 कुंडली में होने चाहिए, जैसा मैंने अभी आपको बताया। 2, 7, 11। अब आपने लड़की खुद ढूंढ रखी है या लड़का ढूंढ रखा है, तो अगर आपकी कुंडली में अब 2, 7, 11 नहीं है, 5, 8 आ गए या 5, 8, 11 आ गए, इसका मतलब अफेयर है, तब भी आप चाहो तो शादी कर सकते। कौन रोकने वाला है? क्योंकि शादी फ्री विल है। आज अगर कोई किसी को प्रपोज करता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, तो वो कर लेगी। परिवार की आज सहमति नहीं चाहिए, क्योंकि आज का कल्चर ऐसा हो चुका है। लेकिन देखो, शादी तो हो गई, अब आगे अगर उसकी कुंडली में दोबारा से 1, 6, 10 के योग आ रहे हैं, तो 2 साल 3 साल इतना अच्छा प्यार रहने के बाद भी
वो problem आ तलाक सकती की तरफ मूवमेंट में आ जाए। क्योंकि अब लव अफेयर की बात हो रही थी तो फिर से अफेयर की बात करते हैं। अब क्या हो गया है, शादी के बाद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो गया है। ये एक नई समस्या खड़ी हो गई है, और चाहे वो अरेंज मैरिज की हो किसी ने या लव मैरिज की हो, तो क्या इसका भी कोई समाधान है इसमें ज्योतिष या कुंडली में? पहले तो बताते हैं होता क्या है, हाँ, फिर समाधान बिल्कुल। बताते हैं आपको। देखिए, प्यार मोहब्बत तो कभी भी हो सकता है और किसी भी उम्र में हो सकता है। अब शादी हो चुकी है, शादी को 10 साल हो गए, उसके बाद भी हो सकता है। तो बात वही है घूम फिर के कि कुंडली में अगर अब दोबारा से 5वां घर 8वां घर सक्रिय हो गया और बहुत ज्यादा तादाद में आ रहा है, यानी कि दशाओं में आ रहा है, तो शादी के बाद भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के चांसेस बनते हैं। जी। और इसको थोड़ा ज्योतिष वैल्यू में देते हैं। 7वां घर जो हमारा ना शादी को बना के रखता है। अब 7वें घर के ऊपर राहु का, केतु का, शनि का, मंगल का अगर ऐसे ग्रहों का प्रभाव आ रहा है तो वो कहेगा कि मैं 7वें घर में डिस्टर्बेंस करूंगा, मैं आपकी लाइफ में भूचाल ले आऊंगा। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भूचाल की वजह भी बन सकता है। तो जिनके भी कुंडली के अंदर अगर अफेयर वाले कोऑर्डिनेट शादी के बाद भी आते हैं, एक तो उनको कंट्रोल करना चाहिए, लॉयल्टी फैक्टर रखना चाहिए, और उन्हें लगता है कि ये कुछ ज्यादा उनके लाइफ में रोटेशन घूम रहा है तो इसके लिए कांटेक्ट करके उपाय करें, नहीं तो शादीशुदा जीवन के अंदर समस्या उत्पन्न हो सकती है। अच्छा, ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उनको सोचना चाहिए इस बारे में कि हाँ यहाँ पर जाके हमें सॉल्यूशन मिल सकता है, ये कह सकते हैं हम? बिल्कुल कह सकते हैं, 100% कह सकते हैं। आज देखो, इसको थोड़ा सा और आपको एलुब्रेट करते हैं। आज का जो जमाना है ना, वो शुक्र का जमाना है। शुक्र माने मॉडलिंग, शुक्र माने बॉलीवुड, शुक्र माने ग्लैमर। आप सब सुंदर होके तैयार होके आते हैं। सारा ब्यूटी पार्लर जो है ना, सारे मेकअप आर्टिस्ट, सारे बुटीक्स, ये सब शुक्र है। तो शुक्र में क्या है, शुक्र के अंदर छलावा है। तो छलावा कैसे है? पूरा बॉलीवुड इंडस्ट्री, पूरा मॉडलिंग इंडस्ट्री, ये क्या करते हैं, जो चीज प्रेजेंट करते हैं कई बार ऐसा नहीं होता। हाँ। यानी कि झूठ का छलावा करते हैं। तो अब अट्रैक्शन जो है वो छलावा से छलावा हो गया, राइट। अफेयर जो है वो कहीं ना कहीं छलावे का ही तो रूप होता है। तो जिनकी कुंडली में शुक्र डैमेज होता है, बार बार अब दिवाली जी पूछ रही थी उपाय क्या होता है ना, हाँ, तो जिनकी कुंडली में शुक्र डैमेज होता है उनको अपने शुक्र को पावर देना चाहिए। आप परफ्यूम्स यूज कीजिए, आप ड्यूड्रेंट यूज कीजिए, आप ब्यूटी पार्लर भी जाइए, अच्छे कपड़े भी डालिए। यानी कि अट्रैक्शन जो है अगर आपकी लाइफ में रहेगा तो आपका शुक्र कहीं ना कहीं एक्टिवेटेड रहेगा, और शुक्र अगर आपका एक्टिवेटेड है तो कुंडली के अंदर नेगेटिव शुक्र कहीं ना कहीं ठीक होने की परिस्थिति में आ जाएगा। जी। दूसरा बताते हैं आपको, गाय को भी हम लोग शुक्र बोलते हैं, और गाय की सेवा करना हमारे शास्त्रों में, हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में बताया गया। तो गाय को पति पत्नी दोनों चारा डालें, और जब आप पहली रोटी बनाते हैं वो गाय के लिए निकालें। ये शुक्र को ठीक करने का सबसे बढ़िया उपाय है। और तीसरा सबसे बढ़िया और प्रैक्टिकल उपाय, पति और पत्नी लॉयल रहें, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, क्योंकि शुक्र को लक्ष्मी बोला गया और 7 टाइप की लक्ष्मी का हमारे शास्त्रों में वर्णन है। तो कहते हैं अगर लक्ष्मी अच्छी होगी तो घर में सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी। बाकी अगर राहु की दिक्कत है, केतु की दिक्कत है, किस तरीके से अगर शुक्र प्रॉब्लम में आ रहा है, उसको कुंडली बाय कुंडली देख के उपाय हमारे को करना चाहिए। बिल्कुल, कुंडली का इसलिए महत्व होता है कि कुंडली बाय कुंडली अगर देखेंगे तो आप अच्छे से सॉल्यूशन और अच्छे से निकाल सकते हैं। खैर, ये बहुत छोटे छोटे उपाय थे जिसे आप कर सकते हैं और अपने शुक्र को मजबूत कर सकते हैं। शुक्र को मजबूत कर तो शुक्र को मजबूत करना है तो ये छोटे छोटे उपाय करिए और अपने दाम्पत्य जीवन को सुखी कर सकते हैं। और आगे अगर कोई दिक्कतें आ रही हैं तो उसके लिए आपके लिए हमने एक और सॉल्यूशन बताया, आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये बहुत अच्छा टॉपिक डिस्कस करने के लिए। दीजिए इजाजत, नमस्कार।